हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम फिर से मिले हैं एक और जो कि हमारा 4th लेक्चर है उसके लिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आज 4th लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे जो हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, वो और मेथड्स कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए, वो ये सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड with our further discussion and start the actual topic, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी IFS के बारे में। सी, अगर आप CSIR नेट, गेट, सेट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, जिसके थ्रू आप आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको उसके सल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है और उसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने दिए गए हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक पे से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ये सब का थॉरो एनालिसिस हमने हमारी बुक्स में किया है, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। तो अगर आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर साइट, दैट इज www.ifasonline.com एंड आपको वहां पे सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद एक और चीज है जो कि मैं बहुत ही प्राउडली आपको बताना चाहूंगी, हमारा सेट का रिजल्ट। यू कैन सी हियर कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू उनका सेट क्वालिफाई किया है। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और आप भी आपकी प्रिपरेशन और आप भी आपकी जो एग्जाम है वो हमारे साथ जुड़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, सो विजिट आवर वेबसाइट सो दैट यू ऑल्सो कैन क्वालिफाई योर एग्जाम। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट IFAS। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। Now what are these factors? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बताती है कि हमारा टीचिंग कैसे अच्छा हो सकता है, या हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो किस वजह से अच्छा या बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं जो अभी हम स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये सारे फैक्टर्स जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर टीचिंग समबडी। ओके, देखते हैं सारे जो पॉइंट्स है हमारे वो। Okay, first of all I would like to say good morning to all of you. Sangapriya, very good morning. Urmila, good morning. Vishal, good morning. So let's start the factors affecting teaching. तो ये सारे जो फैक्टर्स है, these are the 6 factors. ये सबसे important factors है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत important है स्टूडेंट्स, ये आपको as it is याद करने पड़ेंगे। ये फैक्टर्स तो कभी चेंज नहीं होंगे। ओके, these factors remain always as it is. तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? टीचर। जैसे मैं हमेशा आपको बताती आई हूं, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टीचर एंड विदाउट आवर लर्नर्स, है ना। मैं पढ़ाती जाऊंगी लेकिन मैं किसको पढ़ा रही हूँ यही मुझे नहीं पता, मुझे मेरे लर्नर्स ही नहीं पता, या मेरे लर्नर्स है ही नहीं, बस मैं पढ़ाए जा रही हूँ।
क्या फायदा मेरे पढ़ाने का, राइट? तो जैसे मैंने आपको बोला, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसका एक पोल होता है हमारे टीचर्स और दूसरा पोल होता है हमारे लर्नर्स। तो दोनों उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टीचर्स जो है वो हमारी जो टीचिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे लर्नर्स आते हैं, फिर आता है सपोर्ट सिस्टम। Now what do you mean by support system? Support system मतलब ऐसी चीजें कि जो हम मतलब टीचर और हमारे स्टूडेंट के अलावा जो कुछ हम यूज करते हैं टीचिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट सिस्टम। उसको आप टीचिंग एड्स भी कह सकते हो। जो कुछ भी, जैसे मान लो बोर्ड है, ठीक है, अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो ये स्मार्ट बोर्ड है, ओके। अगर ये मेरे पास जो पेन है, इफ दिस पेन इज नॉट वर्किंग, ये सपोर्ट सिस्टम है विच इज सपोर्टिंग माई टीचिंग, करेक्ट। तो अगर ये नहीं चल रहा तो मेरा जो टीचिंग प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड। डू यू ऑल अग्री विथ मी? ओके राजमी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो आपको यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं, आप उनके ऊपर जाइए। आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है उन पे आप कॉल कीजिए और उनको आपकी डाउट्स जो कुछ भी है वो पूछिए। आई एम डेफिनेटली श्योर वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। आपको जो कुछ भी बुक चाहिए है, जो कुछ भी चाहिए है, वो आप उनको बोल सकते हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू, ओके। So yes, everybody agrees with me। इसीलिए सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है टीचिंग को। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो होती है वो आती है हमारे जो एनवायरमेंटल फैसिलिटीज होती है उसी में ये भी कंसिडर होती है। इट इज सिमिलर टू द सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो, कि जो हमारा ओवरऑल एनवायरमेंट होता है टीचिंग के लिए, जो लायक पोषक एनवायरमेंट जो लगता है वो होना, जैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, फिर जो कुछ भी बच्चों के लिए बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होना, टीचर को पढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था होना, ये सारी चीजें भी, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। फिर आता है लर्निंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए पढ़ने के लिए, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। क्या आप मार्केट में पढ़ सकते हैं? क्या सब्जी की जो मार्केट होता है, क्या आप वहां पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो? क्या मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बातें समझ आएंगी? बिल्कुल नहीं समझ आएंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाना पड़ेगा। मान लो आपके घर में गेस्ट्स आए हैं, आप तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, लेकिन गेस्ट हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत शोर कर रहे हैं आपके आजू बाजू। क्या आप उस पूरे सिचुएशन में, उस सराउंडिंग में पढ़ सकते हो? ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाओगे आप, राइट। तो आपको क्या लगेगा, एक शांति वाली प्लेस लगेगी उसी एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए आपके घर में स्टडी रूम अलग होता है। या आप कहाँ बैठ के पढ़ते हो? जहां पे सब लोग हैं वहां पे बैठ के आप नहीं पढ़ते, जहां पे कोई नहीं होता वहां पे बैठ के आप पढ़ते हो। क्यों? ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो, राइट। तो वो एनवायरनमेंट आप ढूंढते हो जहां पे बैठ के आप आपकी पढ़ाई कर सकते हो, ओके। तो दैट इज वन थिंग, दैट इज लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन भी जरूरी है। क्यों इंस्टीट्यूशन जरूरी है? क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा सिलेबस क्या होता है, या फिर जो कुछ भी बाकी अदर रिलेटेड चीजें होती है, जैसे मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है वो, या टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं उनका भी ओवरऑल स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? इट विल बी ओनली मैनेज बाय एन इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर मान लो कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अलग अलग टीचर एक ही टाइम पे आपको पढ़ाने आ जाएंगे, तो उसका क्या फायदा हुआ? तो आप किसी एक लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो वो प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज करता है इंस्टीट्यूशन,
कि इसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए। सब कुछ जो आपका एजुकेशन है, जो आपका टीचिंग है, वो सिस्टमैटिक करने का काम इंस्टीट्यूशन करता है। ओके, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपके टीचिंग को। ओके, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब टीचर, लर्नर, ये तो ऐसे जनरल आइडियाज हो गए। हम अब क्या करने वाले हैं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखने वाले कि उसके सब पॉइंट्स क्या क्या है। ओके, ओके, सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। अब टीचर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो फैक्टर्स है ये तो आप एज इट इज याद ही रख लीजिए। ओके, एंड इसके अंदर का जो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो याद रखना। ओके, तो ताकि अगर इनमें से इनके अलग कुछ भी आपको पूछा जाए या कोई भी वर्ड सिर्फ अलग हो लेकिन कॉन्सेप्ट यही हो, तो भी आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। आपको एग्जाम में एग्जैक्टली पता होगा कि यस, ये मैंने सीखा है, इसका मतलब ये है। तो जैसे सब्जेक्ट नॉलेज मान लीजिए, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब क्या होता है कि टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा या अगर आप टीचर बनोगे अब, राइट, अब मान लो कि आप मैथ्स के टीचर बनने वाले हो, अगर आपके ही फॉर्मूलेज, आपके ही थियरम्स क्लियर नहीं होंगे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे, राइट। तो आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी टीचिंग पे उसका अफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट, तो इसीलिए सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लर्नर्स। अब सब्जेक्ट नॉलेज तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर के पास होता ही है, इसीलिए वो टीचर बनते हैं। लेकिन एक और चीज जो मैटर करती है वो है नॉलेज ऑफ लर्नर्स। आपके लर्नर्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके लर्नर्स कौन से लेवल के हैं। अगर मान लो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रहे हो जिन्हें अभी तक नंबर्स भी ठीक से नहीं आते, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये भी उनको ढंग से नहीं पता, तो क्या आप उनको टेबल्स याद करवाओगे तो उनको याद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उनको नंबर्स ही नहीं पता अभी तक। तो इसीलिए आपको आपके जो लर्नर्स है उनका नॉलेज होना चाहिए कि इनकी एजुकेशनल कैपेसिटी, इनकी अभी पढ़ाई करने की कैपेसिटी क्या है और उसके लेवल पे आप उनको पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो लेवल नहीं पता होगी, उनका नॉलेज नहीं होगा, आपके लर्नर्स का नॉलेज ही नहीं होगा आपको, तो जो भी आप पढ़ाओगे उनको वो उनकी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अभी अगर मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी, अगर मैं ये जानूंगी ही नहीं कि मेरे लर्नर्स को कौन सा लैंग्वेज समझ आता है एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग देम इन माय रीजनल लैंग्वेज, विल यू ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड मी? Will you all be able to get whatever I am teaching to you if I am teaching in my regional language? अगर आपकी भी regional language same है then that won't be a problem, sure. लेकिन I don't know कि मेरे student की regional language वो है या नहीं है, but मेरी वो regional language है, इसीलिए I am teaching you in that particular language. तो क्या आपको समझ आएंगी वो सारी चीजें? यस, करेक्ट। मेंटल लेवल भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या उनकी मेंटल लेवल कितनी है। एंड ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला वो भी आप ध्यान में रखिए कि मुझे मेरे लर्नर्स का नॉलेज होना चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरे जो लर्नर्स हैं उन्हें इंग्लिश और हिंदी समझ आती है अच्छे से, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ा रही हूँ। करेक्ट, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स। ओके,
सो व्हेन यू विल बिकम अ टीचर, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। और एक और चीज, जब हम नॉलेज ऑफ लर्नर्स की बात करते हैं तो एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, वो है कि आपके लर्नर्स क्या फास्ट लर्नर्स है या क्या वो स्लो लर्नर्स है। अगर वो स्लो लर्नर्स होंगे तो आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा उनको। सिमिलरली अगर वो फास्ट लर्नर्स होंगे तो क्या, अगर आप उनको धीरे एक एक, अगर मैं आपको ये नॉलेज क्या है बताऊंगी, ऑफ क्या है बताऊंगी, लर्नर्स क्या है बताऊंगी, अगर मैं ऐसे पढ़ाने लगी तो क्या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप तो फास्ट लर्नर्स है, आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग तो ऑलरेडी पता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। तो मेरा काम एज अ टीचर क्या है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि सारे वर्ड्स के मीनिंग बताने। डेफिनेटली आई टेल यू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विच आई विल कंसिडर कि हाँ ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको इसका मतलब पता है या नहीं? ओनली व्हेन आई विल हैव द नॉलेज ऑफ माय लर्नर्स। ओके, तो ये हमारे लर्नर्स का नॉलेज हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है टीचिंग स्किल्स। Now what do you understand by the teaching skills? Teaching skills जो होती है उसमें आता है proficiency, and deficiency। ठीक है, ओके, आई गॉट योर पॉइंट कि आप क्या कह रहे हैं, स्लो लर्नर क्या मैम टीचर नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं है ऐसे, स्लो लर्नर भी टीचर जरूर बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? वो स्लो लर्नर है मतलब उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ ही नहीं आती चीजें, जरूर समझ आती हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा टाइम के बाद समझ आती है। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा एफर्ट्स लेंगे तो डेफिनेटली दे कैन बी अ टीचर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर नहीं बन सकते, बस उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स। अब आपके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा ठीक है। तो टीचिंग स्किल्स मतलब क्या होता है कि अब आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज तो है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने की टेक्निक नहीं पता आपको, कि आपके स्टूडेंट्स को कौन से वे में आप पढ़ाओगे तो उन्हें अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे टीचर्स क्या है, कभी कभी स्टूडेंट को बहुत सारे अलग अलग अगर हम गेम्स के थ्रू पढ़ाएं तो उन्हें बहुत जल्दी समझ आता है। वीडियो देख के कई बच्चों को समझ आता है, कई बच्चों को पढ़ के समझ आता है, बहुत सारे बच्चों को लिख के समझ आता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग टीचिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, उसमें आप प्रोफिशिएंट भी होने चाहिए और डेफिशिएंट भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी भी स्टूडेंट, इसकी भी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। नाउ इट इज सेड कि हर एक टीचर को उसके स्टूडेंट का एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है, तभी जाके स्टूडेंट उनको ट्रस्ट कर पाते हैं, और तभी जाके स्टूडेंट वो जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, उन पे उनका भरोसा रहता है, राइट। तो आपको वो फ्रेंडलीनेस मेंटेन करने आना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा ना हो कि जैसे आप आपके दोस्तों के साथ बात करते हो उसी तरह से आप आपके टीचर के साथ भी बात करो,
ओके तो वो तो गलत हो जाएगा। रिस्पेक्ट शुड बी गिवन एट द सेम टाइम, तो रिस्पेक्ट भी उतनी देनी है और फ्रेंडलीनेस भी उतना ही रखना है। फ्रेंडलीनेस क्यों रखना है? ताकि स्टूडेंट आपको आके अप्रोच कर पाए। उनको अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, वो किसी भी प्रॉब्लम से जा रहे हो, तो दैट स्टूडेंट शुड कंसिडर यू एज द बेस्ट टीचर, और वो आपके पास आ पाए कि हाँ, और उनको ऐसे भरोसा होना चाहिए कि यही टीचर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको फ्रेंडलीनेस बना के रखना है और आपको अप्रोचेबिलिटी भी रखनी है। अप्रोचेबिलिटी मतलब स्टूडेंट आपको अप्रोच कर पाए, आपके पास आ पाए कोई भी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, या कोई भी अच्छी बात, अगर उन्होंने कुछ अचीवमेंट की है तो वो आके आपको बता पाए कि देखिए टीचर, आपकी वजह से मैं इतना अच्छा अचीव कर पाया हूँ, या देखिए टीचर मैंने ये किया। वो खुशी खुशी वो बात होनी चाहिए, वो बॉन्ड उतना अच्छा आपका टीचर के, आपका स्टूडेंट के साथ होना चाहिए एज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट देखिए पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। अब जब हम पर्सनालिटी एंड बिहेवियर की बात करते हैं तो कौन सी चीज आपको याद रखनी है? एक चीज जो है आपको याद रखनी है वो है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो, आप किस तरह से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हो खुद को। आप नींद से उठ के पढ़ाने नहीं जाते कभी भी, राइट? या आपने भी देखा होगा आपके कोई भी टीचर आपको जस्ट नींद से उठ गए और ऐसे ही वही वाले कपड़ों में घर के आपको पढ़ाने आ गए। That never happens। तो आपको वो आपकी पर्सनालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज आपका बिहेवियर। आपका आपके स्टूडेंट्स को लेके कैसा बिहेवियर है। अगर आप बहुत रूड हैं, अगर आप एरोगेंटली स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स आपको लाइक नहीं करेंगे। और अगर आपके स्टूडेंट्स आपको लाइक नहीं करेंगे तो इन द एंड उसका जो इफेक्ट है वो किस पे गिरने वाला है? आपके टीचिंग पे। तो स्टूडेंट को भी आपकी टीचिंग भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि दे डोंट लाइक यू, दे डोंट एग्जैक्टली वांट टू अंडरस्टैंड यू और लर्न फ्रॉम यू, है ना? तो इसीलिए आपको आपकी पर्सनालिटी एंड बिहेवियर दोनों मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट देखिए लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर। अब एज अ टीचर आपको क्या होना पड़ेगा? आपको एडजस्टेबल होना पड़ता है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? कि आपको हर एक चीज में एडजस्ट करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वैसा, या कभी कभी आपकी कुछ, तो आपको पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा बैलेंस्ड रखनी पड़ती है। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो आप आपके टीचिंग पे अफेक्ट नहीं कर सकते उसका, है ना? तो आपको एज अ टीचर क्या ध्यान में रखना है? आपको एडजस्टमेंट करने आनी चाहिए और आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा स्टेबल होनी चाहिए। मान लो घर में कोई बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, और आप उसी माइंडसेट से क्लासरूम में आ गए और उसी माइंडसेट से आप पढ़ा रहे हो, तो अगर कोई बच्चा छोटी सी भी गलती कर देगा तो वो आपको बहुत बड़ी लग जाएगी और आप उसको डांटोगे, मारोगे, है ना? ये सारी चीजें होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रखनी पड़ती है। ओके मैम, मेंटल लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल का डिफरेंस क्या होता है? स्टूडेंट, मेंटल लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ये दो चीजें अलग है, क्योंकि मेंटल लेवल पूरी तरह से सिर्फ माइंडसेट पे काम करता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, उसमें सिर्फ हम चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। You get my point? Mental level is based on the psychology, okay, and understanding level it is a very different concept. So next, अब next चीज देखो, last thing that affects the teaching is discipline.
तो डिसिप्लिन क्लास में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप ठीक से उनको पढ़ा नहीं पाओगे। ओके, इसीलिए डिसिप्लिन क्लास में होना इम्पॉर्टेंट होता है। चिल्ड्रंस हाइजीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर की होती है क्या, पेरेंट्स कुछ नहीं? यस डेफिनेटली स्टूडेंट्स, देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जितने पेरेंट्स, देखो अब आप जब स्कूल जाते हो तो आपका आधा दिन वहां स्पेंड करते हो, राइट? तो जब आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। ओके, एंड आपका काम, आपको फिजिकली कुछ नहीं करना होता यहाँ पे। आपको जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो फिजिकली करते हैं हेल्प स्टूडेंट को हर चीज में, लेकिन आपको एज अ टीचर आपका काम होता है कि बस आप उनको मेंटली सपोर्ट करो, क्योंकि आपने देखा है कि आधा ही टाइम वो घर पे होते हैं और आधा टाइम तो बच्चे स्कूल में ही होते हैं। तो जितना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उतना ही टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, और अगर आप उनको हेल्प नहीं करोगे तो फिर वो आगे जाके अच्छे सिटीजन कैसे बनेंगे? डेफिनेटली पेरेंट्स का तो काम ही है वो, लेकिन जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स का तो काम ही है, वैसे ही टीचर का भी काम ही है बच्चे को सुधारना। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी एज अ टीचर 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे 50% पेरेंट्स की होती है वैसे 50% टीचर की होती है। तो ये हो गए फैक्टर्स जो टीचर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला है लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अब जैसे हमने टीचर का फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की बात की, वैसे ही लर्नर का भी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा डिस्टर्ब है किसी चीज को लेके और उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्लासरूम में, तो आप जो कुछ उसको पढ़ा रहे हो वो उसको समझ नहीं आएगा। इसीलिए स्टूडेंट की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो स्कूल में होते हैं, अगर उनका पेट दर्द कर रहा है, उनका सिर दर्द कर रहा है, उन्हें सर्दी हो गई है, तो मतलब ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो वो क्लासरूम में ध्यान ही नहीं दे पाते। जो भी टीचर पढ़ा रही है उनकी तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता, वो अपने में ही लगे होते हैं, राइट? तो इसीलिए ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर उनका मेंटल और उनका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो दैट इज इन द एंड गोइंग टू अफेक्ट द टीचिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर। आपके पास बेसिक पोटेंशियल होना चाहिए कुछ भी सीखने का। बेसिक पोटेंशियल मतलब कुछ भी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो। ओके, नेक्स्ट है लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरेशन? कि आपके पास वो कुछ भी अचीव करने का एम्बिशन होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास वो एम्बिशन होगा, जैसे अभी ले लो, अभी आपके पास सेट या नेट क्वालिफाई करने का एम्बिशन है कि यस मुझे ये क्वालिफाई करनी ही है, इसीलिए आप उसके लिए हार्डवर्क कर रहे हो, उसके लिए बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास एम्बिशन नहीं होगा तो आप जो कुछ भी पढ़ोगे, जो कुछ भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। ओके, तो जैसे अगर हमें कम मार्क्स मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, कहीं तो मेरी प्रिपरेशन कम पड़ गई, कहीं तो मेरी विल पावर कम पड़ गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं और हार्डवर्क करूंगा या करूंगी, राइट? तो दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स दैट द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, कि मुझे ये चीज हासिल करनी ही है, इसका जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो यू विल गेट द सक्सेस, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी। बट इफ इट इज लो देन उसका अफेक्ट टीचिंग पे जरूर होगा। नेक्स्ट ले लो गोल्स इन लाइफ। आपके जो गोल्स इन लाइफ है वो हमेशा सेट होने चाहिए। वो अगर डिस्टर्ब होंगे तो आपका टीचिंग डिस्टर्ब होगा, वो अगर फोकस्ड होंगे तो आपका लर्निंग या टीचिंग फोकस्ड होगा।
नेक्स्ट है रेडीनेस एंड विल पावर। रेडीनेस एंड विल पावर मतलब क्या होता है? रेडीनेस मतलब ओके मैम हमको एडमिशन लेना है बट आपके चार्जेस बहुत कॉस्टली हैं। स्टूडेंट, इफ यू कंपेयर द कोर्स फीस बाहर के दूसरे जो कोचिंग क्लासेस है उनके, तो हमारी फीस बहुत ही कम है एंड उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं स्टूडेंट, जैसे आप इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हो और बहुत कुछ ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। कभी कभी कुछ ऑफर चल रही होती है, कभी कभी कोई डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन कभी कभी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए हमने हमारे कोर्सेज पॉकेट फ्रेंडली रखे हैं कि हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो आप हमारे साइट पे विजिट कीजिए और उनको इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछिए, उनसे सारे डिटेल्स लीजिए। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लेस हमारी फीस स्ट्रक्चर है, कितने लेस फीस है, और आपके लिए वो कुछ और शायद स्पेशल ऑफर भी दे दे, तो डू आस्क देम। ओके, तो नेक्स्ट है, हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रेडीनेस एंड विल पावर। तो जैसे मैंने आपको एस्पिरेशन के बारे में जब पढ़ा रही थी तब बताया कि आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, तो जब आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी विल पावर ही वीक होगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे। ओके, so these are the factors which are related to the learner. Next, factors affecting teaching related to the support system. अब सपोर्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? देखो, द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, कि टास्क कितना डिफिकल्ट है उस पे। जैसे अगर आपके नर्सरी के बच्चे हैं तो उनको आप क्या सिखाओगे, उनको आप क्या पढ़ाओगे? ऑब्वियसली उनको आप ABCD पहले पढ़ाओगे। क्या आप उनको पूरा का पूरा एक ऐसे लर्न करने कह सकते हो या लिखने कह सकते हो? नहीं कह सकते, बिकॉज दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, है ना। तो आपको उनके लिए मतलब आपके बच्चों के अकॉर्डिंग, आपके लर्नर्स के अकॉर्डिंग आपको उनकी डिफिकल्टी, उनके जो टास्क की डिफिकल्टी लेवल है वो सेट करनी होती है। जैसे प्राइमरी के बच्चों को तो डेफिनेटली आप ABCD ही याद करने कहोगे, उनको ABCD ही लिखने कहोगे, तो दैट विल बी इजियर फॉर देम। और आप उनको बड़े बड़े एसेज लिखने नहीं कहोगे, सो बिकॉज एसेज उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस इज वन थिंग कि तो अगर उनको वो चीज डिफिकल्ट लग जाएगी तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये चीज हमारे टीचिंग पे अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द टास्क। लेंथ ऑफ द टास्क मतलब ये होता है कि आपका अगर लेक्चर है या आपका जो टास्क है, क्या अगर वो पूरे साल चलता गया या अगर मैं आपको पूरा दिन एक ही टॉपिक पढ़ाती रही तो क्या आपको उस टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दैट विल बिकम बोरिंग फॉर यू, राइट। तो मुझे जैसे आपने देखा होगा जो हम लेक्चर स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तक के स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेसिटी होती है ग्रास्प करने की चीजों की, वो उतनी होती है। अगर उससे ज्यादा एक्सीड होता गया तो दैट विल बी अ बर्डन फॉर यू, और आप जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो आप सीख ही नहीं पाओगे, तो उसका क्या यूज हुआ, राइट। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना, लेंथ ऑफ द टास्क कितना होना चाहिए। तो जैसे अगर आप हायर एजुकेशन में हो तो आपके लिए 2 घंटे अच्छे खासे, मतलब वो उतना होना ही चाहिए टाइम स्पैन। लेकिन अगर आप फर्स्ट और या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगी तो आप डेफिनेटली बोर हो जाओगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि उस एज में बच्चों की पढ़ने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, है ना। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके टास्क की। उसके बाद मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क।
क्या वो उस स्टूडेंट के लिए मीनिंगफुल है? जैसे अगर आप मान लो आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हो, ओके, और अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ाती रही, जनरल मैथ्स की नहीं बात कर रही मैं आपको एकदम डिफिकल्ट थ्योरम्स पढ़ा रही हूँ, अलग अलग आपको फॉर्मूलेस बता रही हूँ, तो क्या वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा? कैन यू टेल मी, क्या वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा? बताइए, अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ाती रही, अभी के क्लास में मैंने आपको बोला था मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दिया, तो विल दैट बी यूजफुल फॉर यू? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न? नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो, क्योंकि दैट इज नॉट मीनिंगफुल फॉर यू, यू हैव नॉट कम हियर फॉर दैट, उसके लिए आप अलग जगह जाओगे, राइट? तो इसीलिए मीनिंगफुल होना चाहिए आपका टास्क। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। जो भी आपका मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले से बताते आ रही हूँ कि आपको ऑर्गेनाइज्ड मतलब सब कुछ, जैसे सिलेबस वाइज। क्या मैं आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पहले बता दूं और इजी वाला बाद में बता दूंगी तो आपको वो समझ में आएंगी चीजें? नहीं समझ आएंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज, जैसे आप देख रहे हो, क्या यहाँ पे पूरा की पूरी पीपीटी, पूरा का पूरा मेरा कॉन्सेप्ट, क्या मैं एक ही पेज पे रखूंगी तो आपको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। तो मैं पहले ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाऊंगी, करेक्ट? तो ये इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड होना। तो ऑर्गेनाइज्ड आपका जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आपको क्या याद रखना है? इट विल अफेक्ट द टीचिंग। नेक्स्ट देखो, लाइफ लर्निंग। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं अभी जो कर रही हूं, मैं आपको लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे रही हूं। मैं जो एग्जांपल्स या जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं वो रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड चीजें आपको बता के करने की कोशिश कर रही हूं। क्यों? ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए, है ना? तो जैसे लाइफ लर्निंग जो होता है, आपको रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो चीजें सीखने मिलती हैं वो भी हमारे टीचिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आपने अच्छी चीजें सीखी आपके लाइफ में तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे बनोगे। अगर आपने गलत चीजें सीख ली तो आप बुरे बन जाते हो, राइट? तो इसीलिए लाइफ लर्निंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है, एंड इट इज रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, factors affecting teaching related to instructional facilities and environment। जैसे ये सारी चीजें तो बहुत ही सिंपल है, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन। जैसे क्लासरूम है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं ये सारी चीजें, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कहते हैं इन्हें, और एनवायरनमेंट भी आता है इसमें। तो लेबोरेटरीज है, सेमिनार रूम्स है, ऑन कैंपस क्लिनिक्स होते हैं, फिर साइबरीज होती है एंड अदर स्पेसेस होते हैं। साइबरीज मतलब जो कंप्यूटर रूम आप उन्हें कह सकते हो, जहां पे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। ओके, साइबर रूम्स, ओके, तो वो होते हैं साइबरीज। जैसे लाइब्रेरीज होती है वैसे ही लाइब्रेरीज में हमें हार्ड बुक्स मिलती है, सिमिलरली साइबरीज में हमें इंटरनेट यूज करने मिलता है। नेक्स्ट देखिए, this is the last factor that affect our teaching, that is the institution। अब institution में क्या क्या आती है? टीचर स्टूडेंट रेशियो। ओके, अब ये टीचर स्टूडेंट का रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो अगर एक क्लासरूम में 500 to 1000 स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर एक ही है, तो will she or he be able to teach the whole class, whole crowd? Obviously नहीं, वो उस टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसीलिए क्या होता है, देखो आपके स्कूल्स में डिविजन्स होते हैं अलग अलग, है ना? डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, और हर एक डिवीजन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी होती है। या मान लो सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और टीचर 4-4 है, तो कंफ्यूज हो जाएगा वो स्टूडेंट, कौन से टीचर का सुनूं मैं, राइट? इसीलिए टीचर स्टूडेंट रेशियो इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट्स। क्वालिटी, टीचर की जो क्वालिटी होती है वो भी मेंटेन करनी उतनी ही जरूरी होती है। ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने पहले ही देख लिया, इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। उसके बाद एडॉप्टेड टीचिंग मेथड्स। एडॉप्टेड टीचिंग मेथड्स मतलब जो हमने कहीं और से अडॉप्ट की है, कहीं और से बोरो की है। ओके, ऐसे टीचिंग मेथड्स भी अफेक्ट करती है। तो जैसे मान लो स्मार्ट बोर्ड, ये इंडिया में पहले नहीं था, लेटर ऑन इट केम अप। ऑनलाइन टीचिंग ये इंडिया में पहले प्रेजेंट नहीं था, बाद में ये डेवलप हुआ, तो ये हमारी एडॉप्टेड टीचिंग एड है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के जब बारे में बात कर रही थी मैं, तब आपको समझाया था कि ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत जरूरी होता है। अगर चीजें कोई मैनेज करने के लिए ही नहीं होगा तो सब कुछ अलग अलग होते जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंस्टीट्यूशन में। फिर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, जैसे इंस्टीट्यूट इंटर स्कूल ले लो, इंट्रा स्कूल ले लो, ऐसे अलग अलग अचीवमेंट्स करते हैं थ्रू डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, थ्रू डिफरेंट टूर्नामेंट्स, अलग अलग चलते रहते हैं। उसमें उनको कप मिलता है या उनको अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंस्टीट्यूशन के लिए एक अचीवमेंट होता है और इस अचीवमेंट से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और बेहतर परफॉर्म करने का, राइट? और अच्छा, इससे बढ़िया कुछ तो करने का। और इसी से क्या होता है, डेवलपमेंट होता जाता है। अगर अचीवमेंट जीरो होंगी तो डेवलपमेंट भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आपको फुटबॉल खेलना है, बहुत बड़ा ग्राउंड है आपकी स्कूल में, लेकिन फुटबॉल ही नहीं है, तो आप कैसे खेल पाओगे? या नेट ही नहीं है तो कैसे खेल पाओगे? इसीलिए ये फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेस लगते हैं एक किसी भी इंस्टीट्यूट में। अगर वो नहीं होंगे तो उसके मतलब फुटबॉल सीखना आपका रह जाएगा। उससे क्या हुआ, आपके टीचिंग, मतलब ये भी सीखना ही है ना, एक प्रकार का टीचिंग है ये। फुटबॉल टीचिंग, फुटबॉल कैसे खेलते हैं वो सिखा रहे थे आपके टीचर, लेकिन फुटबॉल ही नहीं है तो आप कैसे सीखोगे, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड है, जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? कोई भी डाउट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फैक्टर्स तो हमने देख लिए, अब हम मेथड्स देखेंगे। ये कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जो हमारे टीचिंग को बेहतर बनाती है, या हमारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी कैसी कैसी मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हमें जैसे पता है, एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड, और एक और चीज होती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज देखने मिल रही होगी, यू कैन सी द होल इमेज प्रॉपरली, जिसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो इमेज है वो ग्रीक बेस्ड इमेज है कि सबसे पहले टीचिंग कैसे होता था, रियल लाइफ बेस्ड टीचिंग होता था, या कोई तो ऐसे गॉड देव देवता होते थे जो किसी भी रियल इंसिडेंट से सिखाते थे बाकी लोगों को। ठीक है, उसके बाद थोड़े से चेंजेस आए, फिर हमारे पास बुक आई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक ही बुक है टीचर के पास और एक ही बुक में से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
है ना। तो बुक तो एक ही है, क्योंकि ये बुक्स क्या होती थी, हैंड रिटन होती थी, तो बहुत सारी कॉपीज एक ही बुक की लिखना वाज नॉट पॉसिबल। तो लेकिन इससे हम यहाँ पे इवॉल्व हुए, हमारा इवोल्यूशन हुआ, हमारा प्रोग्रेस हुआ यहाँ पे कि हमारे पास एटलीस्ट बुक आई। उसके बाद हमने क्या इवोल्यूशन किया कि हर एक स्टूडेंट के पास बुक आ गई। और यहाँ पे देखिए बच्चे नीचे बैठे हैं, वेरएज यहाँ पे बच्चों के पास टेबल भी आ गए, है ना। बट उनके पास देखिए एक ही टेबल पे बहुत बच्चे बैठे हैं और कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन अब हर बच्चे के पास अलग बुक है और बैठने के लिए बेंच भी है। And the next and the last and the most followed method nowadays is this particular। देखिए यहाँ पे लैपटॉप रखा है, तो बच्चे किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप, टैब इनके थ्रू, स्मार्ट बोर्ड्स इनके थ्रू पढ़ रहे हैं। तो हमने बुक से अब लैपटॉप या टेक्नोलॉजी पे हमारा इवोल्यूशन किया है। तो ऐसे हम हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इवॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, तब देखो सबसे पहला कौन कौन सा होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड, मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। मैं टीचर सेंटर्ड मेथड, मिक्स ग्रुप और लर्नर सेंटर्ड मेथड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या होता है, यस एब्सोल्युटली श्योर, इंटीग्रेटेड टीचिंग जो आप कह रहे हो ये भी एक टीचिंग मेथड का ही पार्ट होता है। ओके यस, जैसे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसी तरह इंटीग्रेटेड टीचिंग भी एक उसका ही पार्ट है, टीचिंग ऑफ मेथड्स का एक पार्ट है। तो हम पहले अब ये डिस्कस करते हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड मतलब इस पे फोकस पूरी तरह से हमारे टीचर पे होता है, जिसमें जो भी हमारे टीचर है वो जो कहेंगे वही बच्चे सुनेंगे, या टीचर के अकॉर्डिंग हर चीज चलती है, या टीचिंग जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद मिक्स्ड ग्रुप, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मिक्स्ड ग्रुप है, तो उनको पढ़ाने के लिए जो मेथड्स आप यूज करोगे वो आएंगे मिक्स ग्रुप टीचिंग में। और लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है जिसमें लर्नर्स को भी मौका मिलता है कि वो उनके अकॉर्डिंग चूज कर पाए कि वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। ओके, और उसी अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग मेथड्स प्लान की होती है। तो अब देखते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड कौन कौन सी है। ये देखिए, तो देयर आर 4 टीचर सेंटर्ड मेथड। पहला है लेक्चर मेथड विच इज द मोस्ट यूज्ड, जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूं, है ना, तो ये है लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और हर एक टीचर अलग अलग चीज पे वर्क करता है। ओके, जैसे एक टीचर आपको सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा, एक टीचर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, एक टीचर आपका इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से उसमें बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व हियर। थर्ड देखिए, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, जैसे अभी चल रहा है, ये मैं आपको वीडियो प्रेजेंटेशन तो नहीं है लेकिन ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जरूर है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके थ्रू पढ़ा रही हूं। ये एक होता है और एक होता है डायलॉजिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। तो डायलॉजिक टीचिंग जो है, ये आप एक पर्सन का नाम यहाँ पे याद रखिए, रॉबिन अलेक्जेंडर। रॉबिन अलेक्जेंडर ने ये पूरी की पूरी जो टीचिंग मेथड है वो इन्वेंट की थी, और इट इज यूज्ड टू पावर टू टॉक, it is used or it is being harnessed to power to talk कहते हैं इसे, क्या कहते हैं,
पावर टू टॉक, ठीक है, जिसमें अब डायलॉजिक टीचिंग कह रहे हैं हम यहाँ पे, तो जिसमें आपको बात करने का मौका मिलेगा एज अ लर्नर, ठीक है। तो लर्नर को भी या टीचर को भी मौका मिलता है बात करने का, वो डायलॉग्स के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी पावर टू टॉक यहाँ पे हार्नेस हो रही है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायलॉजिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। तो ये होगा टीचर सेंटर्ड मेथड्स। नेक्स्ट, मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स। ग्रुप डिस्कशन आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे ग्रुप होता है, उसमें हर एक पर्सन उसका ओपिनियन देता है। नेक्स्ट, सेमिनार होते हैं। सेमिनार ऑल्सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, आजकल वेबिनार्स भी होते हैं। सेमिनार मतलब एक पर्सन होता है, वो एक टॉपिक पे आपको गाइड करते हैं, कोई भी पेपर हो, कोई थीसिस हो, कोई थियोरी हो, उनके ऊपर वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेमिनार। फिर वहां पे जो सेमिनार होता है वो अटेंड करने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, इसीलिए उसे मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में 6 से 8 लोग प्रेजेंट होते हैं। पैनल डिस्कशन में 6 to 8 पीपल आर देयर, और वो एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, या उस पे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ टीचिंग। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिव लेवल टेस्ट होती है या आपकी थिंकिंग पावर बिल्डअप होती है। क्या होता है, थिंकिंग पावर बिल्ड होती है, सॉरी, थिंकिंग पावर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड तो आप ऑलरेडी जानते हो, जिसमें आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट दिया गया होता है और वो आपको पूरा करना होता है। वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आपको एक ग्रुप दिया गया होता है और आप वो सारे मिलके आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में ऐसा होता है स्टूडेंट कि आपको किसी भी चीज को एक्ट करके बताना होता है। एंड लास्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आप वो मतलब प्रैक्टिकली आपको वो करके बतानी होती है चीज। जैसे केमिकल लैब्स में आपने देखा होगा कि केमिकल्स जो भी आपको पढ़ाया है थियरी पार्ट, वो आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं, करके बताइए कैसे होगा ये, राइट। तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो हर एक को ये चीज करके बतानी होती है, तो वो ग्रुप में चलती है ये सारी चीजें, इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड इन मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में कौन कौन सी आती है, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स इज वेरी कॉमन, जो आज भी आप यूज करते हो। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसका ओवरऑल स्टडी, उसका ओवरऑल एनालिसिस जब आप करते हो, उसके हर एक एस्पेक्ट को जब आप स्टडी करते हो, उसे कहते हैं केस स्टडी। नेक्स्ट देख लो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में इट इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज में दिस इज यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आप पर्सनली चूज कर सकते हो। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है कि पूरा प्रोग्राम हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर रेडी होता है, बस आपको वो फॉलो करना पड़ता है।
और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आप खुद चूज कर सकते हो आपके इंस्ट्रक्शंस कि आपको किस वे में पढ़ना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर आपको पढ़ाता है इसमें, तो इसमें गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे टीचर हूं, मैं टीचर हूं, अब मुझे भी पॉसिबिलिटी है, मैं एक ह्यूमन हूं, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, राइट, या मैं गलतियां कर सकती हूं। लेकिन जो कंप्यूटर असिस्टेड होता है उसमें गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं। एंड इट इज हैंडी टू यूज, राइट, कहीं पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हो, इसीलिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होता है। फिर ओपन लर्निंग होता है, आप कहीं पे भी कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। फिर होता है इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियोस में क्या होता है, आपको इंटरैक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये क्या है, इंटरैक्टिव, जहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप मुझे आंसर्स दे रहे हो, आप मुझे कुछ पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव वीडियोज, बट दिस इज नॉट मीन्स बाद में जब आप इसे देखोगे सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरैक्टिव वीडियो, ओके। और लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जो कि है ह्यूरिस्टिक मेथड। नाउ देयर इज अ पर्सन जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब भी ह्यूरिस्टिक मेथड की बात आती है तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एडवोकेट किया है ये पूरे कॉन्सेप्ट को, ये पूरे मेथड को, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स खुद ढूंढने होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो डेवलपमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यू गेट अ चांस टू चूज योर क्वेश्चंस आंसर, और आप कोई भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, लेकिन इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यू। आपको आपके प्रॉब्लम्स के आंसर्स या सॉल्यूशंस ढूंढने होता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का स्पून फीडिंग नहीं होता, ओके। एंड इट इज नॉट टीचर असिस्टेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये हो गए लर्नर सेंटर्ड। अब देखिए कि अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो नॉलेज की अगर हम बात करें तो टीचर सेंटर्ड जो होता है वो ट्रांसमिटेड बाय टीचर, लर्नर सेंटर्ड होता है कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कैसा होता है, यहाँ पे होता है पैसिव और यहाँ पे होता है एक्टिव। रोल ऑफ टीचर यहाँ पे वो अथॉरिटी होती है, वो जो मतलब अथॉरिटी पूरी तरह से टीचर पे होती है, ओके, वो हमारे लीडर होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं, लर्नर में स्टूडेंट हमारे फैसिलिटेटर या लर्निंग पार्टनर होते हैं। नेक्स्ट होता है रोल ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे फ्यू टेस्ट एंड असाइनमेंट्स होता है, दैट टू फॉर ग्रेडिंग, और यहाँ पे मेनी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स होता है, दैट टू फॉर ऑनगोइंग फीडबैक। फिर देखिए एम्फेसिस किस पे होता है, लर्निंग करेक्ट आंसर्स पे पूरी तरह से एम्फेसिस होता है व्हेन वी टॉक अबाउट टीचर सेंटर्ड मेथड। और यहाँ पे अगर हम लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात करें तो डेवलपिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है, ओके। तो अब और लास्ट चीज है एकेडमिक कल्चर, इसका कैसा होता है, इंडिविजुअलिस्टिक एंड कॉम्पिटिटिव, और यहाँ पे कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव, ठीक है। तो ये चार्ट आप याद रख सकते हैं ओवरऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग। आप यहाँ पे ये एक इमेज देख सकते हैं और ये एक इमेज देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि विच वन इज बेटर, क्या आपको क्या लगता है कौन से इसमें से बेटर है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे टैब है, यहाँ पे अलग अलग सीडीज रखी हुई है।
ओके, तो ये पूरा है मॉडर्न लर्निंग सिस्टम। ये कैसा है? मॉडर्न लर्निंग सिस्टम है ये। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दूसरी इमेज में, यहाँ पे एक बुक है, कैलकुलेटर है, कुछ बुक्स है, पेंसिल है, चॉक है, एप्पल है, और ये इसे कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है विच वन इज बेटर? मॉडर्न लर्निंग सिस्टम बेटर है या ट्रेडिशनल सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं बुक के थ्रू, वो बेटर है? It should be blended one, combination of both. I absolutely agree with you Madhuri that it should be the blended one. इसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, मॉडर्न लर्निंग सिस्टम की भी कुछ चीजें होनी चाहिए प्लस ट्रेडिशनल सिस्टम भी होनी चाहिए। दोनों का मिक्सचर जब हम लेंगे, दोनों की भी अच्छाइयाँ, जैसे जो बेनिफिट्स मॉडर्न लर्निंग सिस्टम की है वो फॉलो करेंगे कहीं कहीं पे, और जब वो पॉसिबल नहीं है तो ट्रेडिशनल सिस्टम भी हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें का ब्लेंड होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू माधुरी। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को कहते हैं ऑफलाइन मेथड और मॉडर्न टीचिंग मेथड को कहते हैं ऑनलाइन मेथड। ठीक है, तब सबसे मेन डिफरेंस क्या है? लोकेशन। मेन डिफरेंस लोकेशन है, और दूसरा डिफरेंस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो लोकेशन की जब हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल मेथड है जो कि क्लासरूम मेथड है, उसके लिए आपको एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ता है, वेयर एज जो ऑनलाइन मेथड है वो आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के ले सकते हो, बट उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन उस पर्टिकुलर प्लेस पे अच्छा होना चाहिए। और सेकेंड डिफरेंस है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लेक्सिबल कैसे है कि हाँ आप ये कहीं पे भी बैठ के, अगर ऑनलाइन की बात करें तो आप कहीं पे भी बैठ के अटेंड कर सकते हो कोई भी लेक्चर, लेकिन अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम का भी बेनिफिट है। आपको अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो आप तुरंत सामने ही पूछ के क्लियर कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी तो होती ही है। नेक्स्ट, अब ये तीन कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब जब हम ऑनलाइन, ये जो तीनों है मूक्स, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये जो तीन चीजें हैं, दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज ऑनलाइन पोर्टल्स। ये क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए, ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, ये जो मूक्स है, स्वयं प्रभा है, दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। और ये प्लेटफॉर्म्स जो है, ये मूक्स तो पहले ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया यूएसए में यूज होता था, उसके बाद इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हु इज यूजिंग मूक्स फॉर द एजुकेशन पर्पस, ओके। तो ये चीज आप याद रखिए। मूक्स का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है, ओपन तो बहुत ज्यादा ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज मूक्स। तो मूक्स क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? दिस वाज स्टार्टेड इन 2008, ठीक है। तो इसका ये कब मूक्स कब स्टार्ट किया गया? 2008 में मूक्स, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किया था? जॉर्ज सीमेंस
and Stephen. ठीक है, स्टीफन डाउन्स, इन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। उसके बाद अब स्वयं देखते हैं हम। जो स्वयं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो है इट इज मेड इन इंडिया। तो ये एक मूक्स के अंडर आता है स्वयं। तो ये एक प्लेटफॉर्म ही है। तो मूक्स जो है ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसका एक पार्ट है स्वयं। और स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सॉरी यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और ये जो कोर्स होता है इसमें ये 20 आवर्स का कोर्स होता है। 30 मिनट का एक लेक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। एंड नाउ व्हाट इज स्वयं प्रभा? तो स्वयं प्रभा जो है वो 32 चैनल्स होते हैं इसमें। 32 चैनल्स का ये होता है। और ये किससे रिलेटेड चैनल्स होते हैं? एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स इस पे होते हैं। ठीक है, और एक और चीज, ये कहां से मिलता है हमें? GTA सैटेलाइट, सॉरी GSAT सैटेलाइट। GSAT सैटेलाइट से। उसके थ्रू हमें ये सारे चैनल्स टेलीकास्ट होते हैं। ये जो चैनल्स है स्वयं प्रभा पे चैनल्स आते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये कोई भी 4 टॉपिक्स जो है वो उन पे मतलब 4 घंटे ये चलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स। और फिर पूरा दिन ये 24/7 चलता है। और बाकी जो पूरा दिन के लिए फिर 5 टाइम्स वही 4 घंटे रिपीट होते हैं। ओके, तो ये चीज स्वयं प्रभा में होती है। और उस पे अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो उस पे भी बेस्ड आपको एजुकेशन मिलेगा। फिर आप 9 to 12 स्टैंडर्ड के बीच के जो बच्चे होते हैं उन पे बेस्ड आपको मिलेंगे। फिर बाकी जो बेसिक होता है 1 to 8 स्टैंडर्ड उस पे भी बेस्ड आपको जो भी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर आपको मिलेंगे कंटेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। अब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो क्लासरूम, ऑफलाइन में क्या होता है? क्लासरूम लेक्चर होता है, whereas ऑनलाइन में वर्चुअल क्लासरूम होता है, मतलब वेब के थ्रू क्लासरूम लेते हैं। ये जो टीचिंग होता है ये इन हाउस टीचिंग होता है। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो या ट्यूटोरियल्स होते हैं, जैसे यूट्यूब है इसका ऑप्शन, बेस्ट एग्जाम ऑप्शन। नेक्स्ट, टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं ऑफलाइन में। इसमें ऑनलाइन में क्या आता है? स्वयं। स्वयं क्या है? ऐप है। ओके, नेक्स्ट देखिए डिस्कशंस। ऑफलाइन में डिस्कशंस होते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन में ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जैसे मूक। नेक्स्ट, ऑफलाइन में सिम्युलेशंस होते हैं। सिम्युलेशंस मतलब मैथ्स के जो फॉर्मूले होंगे या मैथ्स के जो सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे वो सॉल्व करके बताए जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू मैथ्स। सिमिलरली यहाँ पे स्वयं प्रभा चैनल ही मिलता है आपको जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। सिम्युलेशन मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू मैथ्स। एंड लास्ट थिंग इज, इसमें जो ऑफलाइन में होता है केस स्टडी, whereas ऑनलाइन में होता है ओपन रिसोर्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज मिलते हैं। ये भी ऑनलाइन मतलब वेब पे ही होते हैं। ओके, तो these are the differences that you need to remember when we are talking about the methods offline versus online. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देखेंगे।
पहला क्वेश्चन देखो, बिलो गिवन आर 2 कॉलम्स, आपको ये कॉलम ज्वाइन करने हैं। व्हाट डू यू थिंक नाउ? लेक्चर मेथड, इसमें से कौन से कॉलम को ज्वाइन करोगे आप? जल्दी बताइए। रीड द ऑप्शंस इन द कॉलम बी। पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज या लर्निंग टुगेदर। व्हाट डू यू थिंक? ये देखिए, हमें हमारे आंसर इसमें से ढूंढने हैं। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हियर। दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4th ऑप्शन। आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। ये रहा हमारा ओवरऑल। तो क्या लगता है आपको, लेक्चर मेथड क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? देखिए, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? लर्निंग टुगेदर। और कोलैबोरेटिव मेथड में पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर। तो इसमें से अब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, विच सेज ऑप्शन ए इज 3। ओके, somebody said 3। तो सॉरी, अब इसमें से आप देखो, आपने मुझे सिर्फ पहले का आंसर बताया, राइट? अब इसमें से अब हमने तो पूरी तरह से चेक कर लिया। अब आप इसमें से चूज करो। देखिए, ये रहा, मतलब A is to 3, B is to 2, C is to 4 and D is to 1। मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज A is to 3, B is to 2, C is to 4 and D is to 1। ठीक है, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस MOOCs आर, जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर? फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन, या फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड एंड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन, या फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑफलाइन। अब ऑफलाइन तो ये होता ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। इसमें भी ऑफलाइन लर्निंग कहाँ है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। मतलब अब या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी। अब आप बताइए, क्या ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है या टीचर डायरेक्टेड होता है? व्हाट डू यू थिंक? ये सेल्फ डायरेक्टेड मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें चूज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। और टीचर डायरेक्टेड मतलब जैसे टीचर ने बताया है सिर्फ वैसा। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये MOOCs जो है ये किस टाइप का प्लेटफॉर्म है? ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ सेल्फ डायरेक्टेड प्लेटफॉर्म, है ना? तो यहाँ पे अब और ये क्या है, ऑनलाइन भी होता है। सो इट इज सेल्फ डायरेक्टेड एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन्ड फॉर मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन मतलब बहुत लार्ज नंबर के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है,
सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का यही खत्म होता है। अब आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपको जो भी हमने चीजें डिस्कस किया, अब ये जो मूक्स है, स्वयं है या स्वयं प्रभा है, इनके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पर्सनल स्टडीज के लिए भी इसका यूज जरूर होगा। तो आपको इनके पीछे की हिस्ट्री फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, राइट? आपको क्या करना है, आपको इसके पीछे क्या हिस्ट्री है या इसमें और कौन कौन सी चीजें आती है, ये सारी चीजें आपको खुद पता लगानी है। ठीक है, सो दैट इज द होमवर्क फॉर यू। और बाकी जो कुछ भी हमने आज पढ़ा वो सब कुछ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एंड कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे 11 बजे। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट कि सैटरडे को आपकी मेंटी क्विज भी है। जो कुछ भी अभी हमने पढ़ रहे हैं उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछूंगी मैं और आपकी मेंटी क्विज होगी। ठीक है, आपको वो आंसर करने हैं। यस, most welcome Madhuri, it was my pleasure to teach you all and guide you all with the teaching aptitude part. Okay, so कल फिर से मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, which is our last topic. Okay, जिसमें हम evaluation के बारे में बात करेंगे। So till the time we meet next, happy learning.